Hello, everybody. I'm Dr. Saurav Narula, and you're watching the Brew Talks with Saurav. आज मेरे साथ है एक खास शख्सियत. उनका नाम है भावेश अग्रवाल, who is CEO and founder of Rightland Developers. भावेश अग्रवाल एजुकेशन से आर्किटेक्ट हैं, पेशे से रियल एस्टेट के स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और जब जब सोनीपत का नाम लिया जाता है तो साथ भावेश अग्रवाल का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से भावेश का परिवार सोनीपत में रियल एस्टेट के ट्रेड में है. जितना बेहतर सोनीपत की रियल एस्टेट को भावेश जानते हैं, उतना बेहतर शायद और कोई नहीं जानता. आई एम वेरी वेरी थ्रिल्ड टू वेलकम यू टू दिस पॉडकास्ट. थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर. मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं सोनीपत को देश दुनिया के साथ रूबरू करा सकूं. हम बहुत एक्साइटेड हैं ये जानने में कि सोनीपत जो किसी ज़माने में, वैसे तो सोनीपत एक ऐतिहासिक शहर है, जी. बट किसी ज़माने में सोनीपत जो एक छोटा सा शहर माना जाता था, आज इंडिया के मैप पे बड़ी लोग उत्सुकता से उसको देख रहे हैं. मैं चाहता हूं कि आप आज दर्शकों को ये सब बताएं कि क्यों सोनीपत आने वाले समय में दिल्ली का गुड़गांव बनने वाला है. आपने बहुत अच्छा और बहुत डीप क्वेश्चन पूछा है, और इसके अंदर मैं अब एक नई थ्योरी पे काम कर रहा हूँ कि सोनीपत अब नया गुड़गांव नहीं बनने वाला, सोनीपत शायद नई दिल्ली बनने वाला है. अरे वाह. कि सोनीपत दिल्ली के इतने क्लोज है, और जैसा आपने कहा सोनीपत हमेशा से, अगर हम हिस्ट्री में भी चेक करें तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है. पांडव एरा में अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने 5 नगर बसाए, जिसमें सोनीपत एक नगर था. अच्छा. इंद्रप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ, तिलप्रस्थ, पानप्रस्थ, तो उसमें सोनीपत एक प्रस्था था जी. जी. तो वो एक अपने आप में उसको हिस्ट्री से वो इम्पोर्टेंस मिलती आई है. उसके बाद दिल्ली जब देश की राजधानी बनी, जी. उसके बाद सोनीपत उसका सैटेलाइट टाउन की तरह जाना गया. जी. और आज जैसे आप और हम बात कर रहे हैं और सोनीपत के बारे में बात कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ऐसा दिखता है कि दिल्ली का एक एक्सटेंशन सोनीपत के अंदर होने वाला है. जी. और जैसे हम आम भाषा में कहते हैं कि दिल्ली अब दूर नहीं. तो सोनीपत जो है बहुत जल्दी दिल्ली का एक अभिन्न अंग होने वाला है जी. तो सोनीपत में आप 40 वर्षों से जी. रियल एस्टेट की सेवा प्रदान कर रहे हो. जी. मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि देखें, जो रियल एस्टेट है, ज़्यादातर लोग दिल्ली से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पैसा मल्टीप्लाई हो, जल्दी बढ़े. पिछले 2 दशकों में शायद सोनीपत उतना नहीं बढ़ पाया जितना गुड़गांव, फरीदाबाद बढ़ा, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि समय आ गया है सोनीपत के लिए. आपने बिल्कुल सही समझा और बिल्कुल सही कहा. इट्स टाइम फॉर सोनीपत नाउ. उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. जो दिल्ली का आसपास का एरिया है वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. दिल्ली के अंदर एक सैचुरेशन आती जा रही है जी. और जो लोगों को चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए या उनको अपना कोई व्यापार एक्सपैंड करना है, जी. तो उसके लिए अब उनको दिल्ली से थोड़ा सा दूर या दिल्ली से बाहर कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे जी. जी. जिसके अंदर अगर हम अब ऑप्शंस में बात करते हैं तो सोनीपत बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली का बॉर्डरिंग स्टेट है, एक्सटेंशन है, तो दिल्ली के लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. करेक्ट. एक. दूसरा, दिल्ली से वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. 2. तीसरा, सोनीपत में अब जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नए, वो बहुत ज़्यादा प्लान्ड आ रहे हैं और वो जी. गवर्नमेंट बैक्ड हैं और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है. वेरी नाइस. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रेरा के अंडर हैं. तो व्यक्ति का रिस्क बहुत हद तक मिटिगेट हो जाता है. मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जिस चीज़ की आंधी आई वो थी इंडस्ट्री की. जी. क्योंकि दिल्ली में जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ती गई, जी. कॉस्ट ऑफ पावर बढ़ती गई, जी. और ज़मीन की कीमत बढ़ती गई, जी. लोगों ने रुख किया एक ऐसी जगह का जहाँ जाकर बड़ी फैक्ट्रीज, या ये कहूँ फैक्ट्रीज को इंडस्ट्रीज में बदला जा सके. राइट. और तब मैंने देखा पिछले 10 15 20 सालों में सोनीपत की बहुत डिमांड. बिल्कुल सही कह रहे हैं. अब समय मुझे लग रहा है कि शायद रेजिडेंशियल का आ गया है. आप क्या कहते हैं? लोगों ने अपने एक्सपेंशन के लिए फैक्ट्रीज को इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट किया. फिर धीरे धीरे उनकी रिक्वायरमेंट जब और बढ़ी तो उनको प्लैंड इंडस्ट्री चलाने के लिए बड़ी जगह जी. चाहिए थी. फिर उन्होंने सोनीपत की तरफ रुख करा और बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई.
अब उन बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए सर बहुत सारी एक इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट जनरेट हुई, जिसमें कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल जी। तीनों चीज़ें उनको चाहिए। हाँ जी। उसके तहत सोनीपत के अंदर रेजिडेंशियल का बूम हुआ जब सरकार की कुछ पॉलिसीज फेवरेबल हुई और वहाँ पर रेजिडेंशियल टाउनशिप्स, अफोर्डेबल टाउनशिप्स जो है सरकार ने वहाँ पर करने दी। और उन पॉलिसीज़ के तहत फिर कुछ लोगों ने, जिसमें हम भी शामिल हैं, हमने उन पॉलिसीज़ के तहत कुछ इंडस्ट्रीज़ और कुछ रेजिडेंशियल टाउनशिप्स बनाना शुरू किया। जी। अगर हम आज की बात करें तो आज उस जगह पे रेजिडेंशियल टाउनशिप्स हो रही हैं, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हो रही हैं, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं बताना चाहूँगा, दोनों का मिक्स इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स हो रही हैं। अच्छा, सो इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो है ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है नया होगा हमारे कॉन्सेप्ट। लिए भी नया है, मैंने हाँ पहली जी। बार सुना है। सो इंटीग्रेटेड टाउनशिप क्या होती है? इट्स बेस्ड ऑन लिव वर्क प्ले मॉडल, जिसके अंदर आपका रेजिडेंशियल कंपोनेंट, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट और कमर्शियल कंपोनेंट हम्म। सारा एक ही जगह पे होता है। एंड आप अपने व्यापार से और अपने घर से एक सीमित समय सीमा के अंदर पहुंच सकते हैं। हाँ, तो बिकॉज ये टाइम जी टाइम इज द करेंसी ऑफ मॉडर्न बिजनेस। एग्जैक्टली तो ये समझते हुए ही हमारी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को डिवाइस और डिज़ाइन किया कि ऐसी टाउनशिप्स और ऐसे इकोसिस्टम्स हाँ। डेवलपर्स ला पाएँ, हमें वो उन्होंने फ्रीडम दी। जी। और ये लिव वर्क प्ले मॉडल जो है वो प्रमोट हो पाए, और बहुत सारी इंटरनेशनल एमएनसीज के लिए ये बहुत कारगर और कारगर है। बहुत इफेक्टिव साबित हुआ है, क्योंकि उनको इमीडिएटली अगर कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए उनको प्लग एंड प्ले मॉडल चाहिए। करेक्ट। तो जब ऐसी टाउनशिप्स एग्जिस्ट करती हैं तो वो उनको वहाँ पर वो ऑप्शंस मिलते हैं और वो जी। एक इकोसिस्टम ग्रूम हो पाते हैं। एब्सोल्युटली। अगर एक बड़ी इंडस्ट्री आती है जी और वहाँ हजारों वर्कर्स ने काम करना हाँ है, जी तो उनके लिए रेजिडेंशियल एरियाज भी होने चाहिए, एग्जैक्टली उन्हीं के लिए स्कूल्स भी होने चाहिए, एग्जैक्टली उनके बच्चों के लिए एग्जैक्टली मार्केट्स होनी चाहिए। जी तो जैसे आपने एक वर्ड यूज किया, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ बार बार खरखोदा का नाम, जी जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा है। हाँ जी और खरखोदा खासकर आईएमटी खरखोदा और मारुति करके बहुत बज़वर्ड बन गया है। आप इसके बारे में इन्वेस्टर्स को, जो कि खरखोदा जैसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या बताना चाहेंगे? इज़ इट गुड? इज़ इट जस्ट गुड या कुछ नहीं? सर, मारुति और सुजुकी और ऐसी बहुत सारी ऑटोमोबाइल जायंट्स हाँ जी। मैं कहूँगा, वो ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं, खरखोदा में आ चुके हैं। जैसे आपने कहा, खरखोदा वंस अ विलेज नाउ अ सैटेलाइट टाउन। अच्छा जी। उसको नाम दे दिया गया है, उसको अलग अलग पैमाने पे सरकार और प्राइवेट लोगों ने उसके अंदर काम चालू कर दिया है। हुँ। मैं आपको इसमें छोटे छोटे फन फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूँ। जी। मारुति का जो विजन है, जी। जो हम देख रहे हैं, उससे कहीं गुना बड़ा है। अच्छा। अभी वहाँ पर 2 से 2.5 लाख गाड़ी पर ईयर बनती है, और वो 10 लाख गाड़ी पर ईयर तक जाना है। वॉव! तो इतना गैप अभी बाकी है। तो दिस इज़ द अपॉर्च्युनिटी व्हिच वी हैव एंड व्हिच द इन्वेस्टर्स हैव। हुँ। वन सेकेंडली, जो मारुति का एम्प्लॉय है, जो वहाँ पर काम करने आ रहा है, अभी लगभग लगभग 5 से 7 हज़ार व्यक्ति वहाँ काम करता है, जो कि 18 से 20 हज़ार व्यक्ति होने वाला है। उन हुँ। सब के लिए हमें रेजिडेंशियल घर चाहिए, और वो घर जो है वो उसको उसको वहाँ के 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर चाहिए। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द इकोसिस्टम टू बिल्ड। जी। तीसरी बात सर, जब इतने सारे लोग वहाँ रहेंगे तो उनको बहुत सारे कमर्शियल एरियाज चाहिए। जी। तो जो मैं आपको एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम की बात कह रहा हूँ, जी। तो ये इतना बड़ा नंबर है कि आज जितने भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पर एस्टैब्लिश्ड हैं या आने वाले हैं, अगर हम उनका सम टोटल कर दें हुँ। और फिर रिक्वायरमेंट को देखें, तो हम आधी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पाते। डिमांड और सप्लाई का इतना गैप है। तो इसका मतलब फ्यूचर बहुत ब्राइट है। फ्यूचर रियल बहुत एस्टेट को ब्राइट लेकर। है। सो जैसी उछाल 20-30 सालों में गुड़गाँव ने देखी, जी। उससे बड़ी उछाल सोनीपत देख लेगा? आप कह सकते हैं जी। उससे कहीं गुना बड़ी उछाल जो है, जो हम अभी सारी बातें कर रहे हैं, उसके तहत सोनीपत में आनी चाहिए। मतलब अगर किसी के पास डिस्पोजेबल मनी है, जी। वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
तो सोनीपत सोना है। सोनीपत एक्चुअल में सोना है, नाम से भी और काम से भी। भावेश जी, जैसे आपने बताया कि सोनीपत के इन एंड अराउंड एक इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम। तो जो आज सोनीपत की मिट्टी में इन्वेस्ट करेगा, वो उस मिट्टी कल को सोना बोलेगी। मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम्स, कोई सपोर्ट, कोई पॉलिसीज ऐसी आ रही हैं जो कि इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेबल है, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल है? सर, इस सारे काम में गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल रहा है। गवर्नमेंट ने इस एरिया को इतना अच्छे से प्लान करके डेवलप करना शुरू किया और आज हम उस डेवलपमेंट का पार्ट बन पा रहे हैं। इसमें सर 3 पॉइंटर्स मैं सबको बताना चाहूँगा। जी। नंबर 1 इज़ कनेक्टिविटी। जी। सर, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना बजट एलोकेट किया और इतने नए हाईवेज़ बनाए, जिसमें केएमपी एक्सप्रेसवे हो गया, जी। एनएच 334B हो गया जो सोनीपत खरखोदा को कनेक्ट करता है, जी। जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे हो गया, जी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया जी। जो सारे देश के मेजर महानगरों को कनेक्ट करता है, जी। तो वो भी सोनीपत से होके निकलता है। जी। और NH1 जो हमारा सबसे पहला ट्रेड रूट था, जी। जीटी रोड जिसको शेर बोलते शाह हैं, सूरी शेर मार्ग। शाह सूरी मार्ग, हाँ। जो आगे अफगानिस्तान तक गया, तो जी। वो भी इस पुण्य भूमि से होके निकलता है। जी। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो सरकार की पॉलिसीज आई, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई, जिस वजह से यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स डेवलप हो पाए, जिसमें मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जी। कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश को एक विजन दिया, एक मिशन दिया कि हम हाउसिंग फॉर ऑल के मिशन में अपना अपना योगदान दे पाएँ। तो उसके अंदर दीनदयाल जन आवास योजना, जो हरियाणा का आवासीय योजना का पॉलिसी है, उसके तहत सोनीपत में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बने, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हम भी बना रहे हैं। जी। और उसका मिशन यही है कि एक इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए और हाउसिंग जो है वो एंड तक लोगों तक पहुंच पाए, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तक भी। वो आखिरी तबके के आदमी तक पहुंच पाए। वेरी नाइस। ये हमारा ओवरऑल विजन है जी उसमें। जी। इसीलिए उसका नाम अफोर्डेबल हाउसिंग है। जी। सर, तीसरा पॉइंट है, सरकार ने इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत मुख्य काम किया। जो देश की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मारुति, उनको यहाँ पर लाए। उस जी। मारुति के प्लांट को यहाँ पर लगवाया जो 900 एकड़ में फैला हुआ है जी। और आगे भी एक्सपेंड हो रहा है। जी। मारुति की 10 लाख गाड़ियों तक पर ईयर यहाँ पर प्रोडक्शन होने की कैपेसिटी प्लानिंग है जी। जी। और मारुति के लिए और बहुत सारी एंसिलरीज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। मारुति की अपनी जितने भी एंसिलरी यूनिट्स हैं, वो अब उस एरिया में फैक्ट्रीज डाल रहे हैं। फैक्ट्रीज डाल रहे हैं। उनके वेंडर्स उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, उनके वेंडर्स को इंडस्ट्रियल एरिया भी चाहिए और बहुत सारे लोगों को रेजिडेंशियल एरिया भी जी। चाहिए। उनका जो स्टाफ है वो रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट वहां पर अभी सर्च कर रहा है। जी। सर, जापान से बहुत सारी फैमिलीज यहाँ आनी है जिनकी एक अपनी अलग एक हाउसिंग रिक्वायरमेंट है, राइट। जो पूरी होने की जरूरत है जी। अभी यहाँ जी। पर। जी। जी। तो ये इतना बड़ा इकोसिस्टम जो बनना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत बड़े फंड एलोकेट किए हैं, इस एरिया को डेवलप किया है, खरखोदा को विलेज से टाउन तक की जर्नी पे लेके आई है। और अब आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यू सोनीपत के नाम से शायद प्रसिद्ध हो। अच्छा जी। वेरी तो नाइस। ये गवर्नमेंट का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हम लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं और जी। इतनी सोच रख रहे हैं कि सारे शहर जो है वो ग्रूम हो पाए और ब्लूम हो पाए और हिंदुस्तान का नाम रोशन हो पाए। मेरा सवाल है आपसे, भावेश जी, लैंड खरीदना कोई छोटा काम नहीं है। जी। लोग अपने जीवन भर की पूंजी लैंड खरीदने में लगा देते हैं। किसी किसी को ही ये अवसर मिलता है कि वो लैंड खरीद भी पाए। बहुत से लोग तो जिंदगी में आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन लैंड नहीं खरीद पाते। और लैंड खरीदना एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इतना आसान नहीं है। खासकर जब आप दिल्ली शहर से बाहर चले जाएं, सोनीपत में जाएं, जहां एग्रीकल्चर लैंड भी है, वक्फ की लैंड भी है, अलग अलग तरीके की लैंड्स हैं। तो ये जो पेचीदगी है, इसके लिए आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं कि इससे कैसे निजात पाई जाए, कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाए? सर, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये एक
कॉमन मैन की लाइफ का बहुत बड़ा चैलेंज है कि जैसे ही वो लैंड की बात करता है तो उसके सामने बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं। जी। तो मैं 4 टिप्स देता हूँ जिससे शायद उनके वो सवाल आंसर हो पाए और उनको थोड़ी सी आसानी हो। जी। टिप नंबर 1 कि सर हम जब भी लैंड खरीदे जाए हम लैंड के रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक करें, जी। जिसमें जमाबंदी, इंतकाल, मुटेशन जिसको कहते हैं, सेल डीड और जी। उसका अक्सजरा। जी। ये मैं पर्टिकुलरली सोनीपत की बात कर रहा हूँ, जहाँ एग्रीकल्चरल लैंड है। हाँ, जहाँ एग्रीकल्चरल लैंड है। जी। सर सेकंड, सर लैंड की लोकेशन, लैंड की लोकेशन बहुत मायने रखती है कि वो उसकी आगे रीसेल और सेल कैसे हो पाएगी। जी। थर्ड, सही डेवलपर चुनना बहुत ज़रूरी है। जी। सर ये जितना भी काम है सारा ट्रस्ट पे बेस्ड है, जी। तो सर सही ट्रस्ट होने के लिए सही डेवलपर चुनना बहुत ज़रूरी है। सर चौथा है सही प्राइस। जी। आपको सही प्राइस पे एंट्री और सही प्राइस पे एग्जिट, जी। अगर ये मिल जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो सकती है मल्टीफोल्ड। राइट। सर मैं 2 बोनस पॉइंट्स और देता हूँ। जी। सर एक तो हम जब भी कोई लैंड या कोई रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन करें जी। तो हम एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट ज़रूर कंसल्ट करें। हाँ जी। उनकी एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज़ को अवेल करें। वो कॉस्ट बहुत छोटी है, बजाय कि हम अपने बेसिस पे कहीं किसी गलत डिसीजन में फंस जाएं राइट। और हम बहुत बड़ा प्राइस पे करें। राइट। टिप नंबर 6, सर हम जब भी कोई डेवलपर चूज करें तो हम उसका थोड़ा सा एक मार्केट चेक करें, जी। एक गुडविल चेक करें जी। कि वो कब से मार्केट में बैठा है और उसकी क्या डिलीवरी रही है, जी। ऑन टाइम रही है कि नहीं रही है? ऑन टाइम रही है या नहीं रही है। एज प्रोमिस्ड एज डिलीवर्ड है कि नहीं है? जी, तो एक मार्केट सर्वे करना बहुत ज़रूरी है, जी। जिसमें आप रेट भी कंपैरिजन करें, डेवलपर की गुडविल का कंपैरिजन करें और जी। डिलीवरी का कंपैरिजन जी। करें। जी। जी। भावेश जी, एक सिंपल सवाल और मैं चाहूंगा कि आप पॉइंटर्स में इसका जवाब दें। वाई सोनीपत? मैं 5 मेन बातों में बताता हूँ वाई सोनीपत। नंबर 1 कनेक्टिविटी, जी। केएमपी, हाईवे 334B, जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे, NH1, सर सब सोनीपत को होके गुजरते हैं। जी। नंबर 2 रेल कॉरिडोर। नंबर 3 मारुति जो खरखोदा के अंदर अपना 900 एकड़ में प्लांट लाया है, तो मारुति के आसपास बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। राइट। नंबर 4 गेटवे टू नॉर्थ इंडिया, सोनीपत जो है वो नॉर्थ इंडिया का गेटवे है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 अफोर्डेबिलिटी, दिल्ली के एडजेसेंट होने के कारण सोनीपत आज अफोर्डेबल है, कल नहीं होगा। भावेश जी, एज एन इन्वेस्टर अगर मैं सोनीपत में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो राइट लैंड डेवलपर्स ही क्यों? मुझे प्लीज बताइए और मेरे दर्शकों को बताइए, वाई राइट लैंड डेवलपर्स? सर एक व्यक्ति छोटे मकान से और बड़ी फैक्ट्री तक का जो उसने सफ़र तय किया, उसके अंदर हम उसका हिस्सा रहे हैं। 40 साल हमने सोनीपत को बदलते हुए देखा है, ग्रो होते हुए देखा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके एजुकेशन रेवोल्यूशन तक और एजुकेशन रेवोल्यूशन से लेके रेजिडेंशियल रेवोल्यूशन जो अभी चल रही है, वहाँ तक का वो सफ़र तय किया है। और इन 40 सालों में हमने पैसे के साथ एक चीज़ और कमाई है, वो है भरोसा। भरोसा कमाया जाता है सिर्फ एक चीज़ से, वो है ईमानदारी। मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मुझे कुछ और बताने की ज़रूरत है। भावेश जी, एक पर्सनल सवाल, आप रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में कैसे पहुंचे? सर रियल एस्टेट हमारा पारिवारिक बिजनेस रहा, जिसमें हमारे प्रेरणा स्रोत श्री राकेश अग्रवाल जी 40 वर्षों से इस इंडस्ट्री को, सोनीपत की इंडस्ट्री को संभालते आए। जी। एक दिन वो और मैं वैसे ही बैठे थे, जी। उन्होंने कहा कि हम सोनीपत के लिए और क्या कर सकते हैं जी। और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कैसे कुछ इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। जी। सर उस दिन हमारे मन में राइटलैंड का जन्म हुआ वेरी नाइस। और आज राइटलैंड आपके सामने बैठा है जी। ये जो आपने राइट लैंड वर्ड यूज किया, राइट लैंड डेवलपर्स, ये राइट लैंड वर्ड आपने क्यों चूज किया, इसके बारे में कुछ बताएं। पिछले 40 वर्षों में जी। सोनीपत की ज़मीन पे रह के हमने कई बारी आसमान छुआ दी, जी। लेकिन हमें ये हमेशा सिखाया गया कि पैर हमेशा ज़मीन पे रहने चाहिए। जी। पैर ज़मीन पे रहने के लिए सही ज़मीन होनी बहुत ज़रूरी है, जी। इसलिए राइटलैंड। वेरी नाइस आंसर। तो इसका मतलब ये है कि हर वो व्यक्ति जो सोनीपत को अपनी कर्मस्थली बना रहा है, अपने रहने की जगह बना रहा है और आसमान छू रहा है, वो सही ज़मीन पर पैर रख रहा है। बिल्कुल, और वो सही ज़मीन देने का कुछ योगदान राइटलैंड उसके लिए कर रहा है। भावेश जी, मेरा एक सवाल है आपसे। रियल एस्टेट एक स्ट्रेसफुल बिजनेस है,
पैसे का लेन देन, कागजों का सही होना, सही समय पर ट्रांजैक्शंस होना और बहुत सी तकलीफें हैं इसमें। इतनी सारी ट्रांजैक्शंस करने से क्या आपको स्ट्रेस नहीं होता? सर स्ट्रेस बिल्कुल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़िम्मेवारी फ़ील होती है। जी, एज़ समवन हैज़ सेड विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जो एक व्यक्ति हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है और उसने अपनी पूरी लाइफ की पूंजी हमारे ट्रस्ट के ऊपर इन्वेस्ट की है, जी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ट्रस्ट से कहीं ज़्यादा बड़ी है। वेरी नाइस। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम बखूबी निभा पाएँ और हम उसको कुछ डिलीवर कर पाएँ, जी। उसके तहत वो स्ट्रेस जो है बहुत छोटा दिखाई देता है। ना केवल मेरे दर्शकों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये पता लगा कि किस तरह वो सोनीपत में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें ये भी पता लगा है कि राइट लैंड नाम से एक नाम है जो कि सोनीपत में जाना जाता है और भरोसे का प्रतीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सौरव जी फॉर हैविंग मी हियर। आई एम ग्रेटफुल कि आपने इतनी इनसाइट्स पूछी, जिस वजह से मैं भी अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर सकता हूँ ओह वेरी नाइस। कि कैसे हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके हम एक डेवलपमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। वेरी थैंक यू सो नाइस। मच फॉर थैंक यू सो थैंक यू। मच।